किसी भी क्राइम में एक होता है किलर और एक विक्टिम। लेकिन जब उस किलर के विक्टिम लगातार एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद बढ़ते जाने लगे, तब उस किलर को माना जाता है सीरियल किलर। लैरी। स्कूल में तो लैरी को एक डम बिलो एवरेज आईक्यू वाला स्टूडेंट बताया गया, लेकिन रियल लाइफ में उसने FBI एजेंट्स तक को बेवकूफ। लैरी ने सिर्फ कुछ ही सालों में 40 से 50 लड़कियों को गायब किया था। ये बात खुद पुलिस ऑफिसर जानते हुए भी वो लैरी के अगेंस्ट एक सॉलिड एविडेंस। लेकिन फिर भी खुशकिस्मती से लैरी गॉट अरेस्टेड और वो गिल्टी भी प्रूव हुआ। लेकिन स्टोरी हैज अ ट्विस्ट। स्टोरी हैज ट्विस्ट, टर्न्स एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। बस अभी आप इतना जान लीजिए कि लैरी को गिल्टी प्रूव करने के लिए ऑफिसर्स ने एक मूवी स्क्रिप्ट ही लिख डाली। और बस इससे आगे मैं आपको सिर्फ बताना ही नहीं, प्रॉपर दिखाना भी चाहूँगा। बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि आगे ही चलकर स्टोरी ज़बरदस्त होने वाली है। तो राम राम जी, मैं वैसे आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे। वैसे मेरी तबीयत अभी ख़राब है, इसलिए अगर कोई भूल चूक हुई तो माफ़ कर देना। जेसिका लायन रोज सिर्फ 15 साल की एक नाबालिग लड़की थी, जिसे अपने सपनों की उड़ान एक एयरलाइन पायलट बनकर करनी थी। लेकिन एक दिन सितंबर 1993 में जेसिका काफ़ी नॉर्मली ही अपनी नई बाइसाइकिल को चलाने का ट्राई करती है। वो काफ़ी एक्साइटेड थी। जैसे कि आप समझ सकते हो कि बच्चे हो जाते हैं, वैसे मैं खुद बहुत एक्साइटेड था जिस दिन मेरी नई साइकिल आई थी। तो जेसिका भी अपनी नई साइकिल को गलियों में घुमाने लगी। लेकिन इसके सिर्फ आधे घंटे बाद ही जेसिका की साइकिल अकेली रोड पर पड़ी मिली और जेसिका के कोई भी नामो निशान नहीं थे। तुरंत ही उसके घर वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और सभी जेसिका की तलाश में उसे ढूंढने निकल गए। जेसिका 6 हफ्तों बाद मिली तो सही, लेकिन शी वॉज डेड। एक फार्मर ने काम करते समय उसे एक खेत में पड़े देखा। उसकी बॉडी को रिकवर किया गया और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जेसिका के किलर के अगेंस्ट पुलिस को कुछ भी एविडेंसेस नहीं मिले। मतलब पुलिस को किलर को लेकर कुछ भी तो नहीं मिला। लेकिन फिर भी इस बार सही में उस किलर का टाइम खराब चल रहा था। केस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कहीं से एक गवाह सामने आया। स्टेटमेंट में उसने बताया कि उसने कुछ दिनों पहले ही उस खेत में एक कमर्शियल वैन को पार्क देखा था, जहां जेसिका की डेड बॉडी को डिस्कवर किया गया। जिसके बाद ऑफिसर्स ट्रैक करते करते जेसिका के किलर तक पहुंच जाते हैं और मिस्टर हॉल, वैन के ओनर को फाइनली अरेस्ट कर लिया गया। डिटेल्स में आगे बात करते हैं। फाइनली अरेस्ट कर लिया गया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हॉल को अरेस्ट करना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, और बाकी बेहतर तरीके से आप आगे ही समझ पाओगे। क्राइम स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स हैं लैरी और जिमी, लेकिन साथ ही साथ आप मिस्टर हॉल को भी याद रखना बस। जिमी कीन इलिनॉय US में रहता था। जिमी हैंडसम था, एकेडमिक्स में अच्छा था और स्पोर्ट्स में तो जिमी एक स्टार एथलीट था। वो एक बहुत ही अच्छा फुटबॉल प्लेयर और अपनी टीम का कैप्टन था। बेसिकली जिमी के पास वो सभी काबिलियत, वो सभी खूबियाँ थीं जो हर किसी बच्चे या इंसान को अपनी स्कूल लाइफ में चाहिए होती है। लेकिन सिर्फ जिस चीज़ की उसे हमेशा कमी महसूस होती थी वो है पैसा। जिमी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। वो हमेशा अपनी लाइफ को अपने रिच क्लासमेट्स के लग्जूरियस लाइफ से कंपेयर करता था और एक दिन वो भी अमीर होने के, महंगी गाड़ी चलाने के सपने देखता था। तो अपने सपनों को समय से पहले पूरा करने के लिए जिमी ने ड्रग्स बेचने शुरू किए। वो अपनी क्लास के, स्कूल के रिच किड्स को ड्रग्स लाकर बेचने लगा और इस तरह से उसने अपनी ड्रीम लाइफ को पाना शुरू किया। उसने अपने धंधे को बढ़ाते बढ़ाते इतना बड़ा कर लिया कि एक समय पर वो साल भर के अंदर ही $1 मिलियन तक कमाने लगा। वैसे जिमी के पापा खुद एक पुलिस चीफ ऑफिसर थे, लेकिन वो फिर भी ये करता था। जिमी को सब पता था कि वो कर तो गलत ही रहा है और उसने ये सब छोड़ने का बहुत बार ट्राई भी किया, लेकिन इतने बड़े प्रॉफिट को देखते हुए वो ये कभी छोड़ ही नहीं पाया। लेकिन ईयर 1996 में जिमी कीन को भी DEA और FBI द्वारा हॉल के अरेस्टमेंट के कुछ समय बाद ही अरेस्ट कर लिया गया फॉर द चार्ज ऑफ इलीगल ड्रग बिजनेसेस फॉर 10 years ऑफ प्रिजनमेंट। तो फिर अब हम स्टोरी की स्टार्टिंग की ओर बढ़ते हैं विद द मोस्ट मेन कैरेक्टर लैरी।
लैरी डीवैने। दीवाने नहीं, डीवैने। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे प्रोनाउंस करना चाहते हो। तो लैरी दिसंबर 1962 में वाबश इंडियाना में अपने ट्विन ब्रदर गैरी की डिलीवरी के कुछ मोमेंट्स बाद ही बॉर्न होता है। तो एक बार हम एग्जैक्ट लोकेशन देख लेते हैं लैरी की बर्थ प्लेस की, ताकि आप पूरी स्टोरी को इसी लोकेशन के अराउंड और सही तरीके से इमेजिन कर पाओ। तो ये है हमारा इंडिया, ठीक है, ये हमारा इंडिया हो गया। तो इंडिया से हमें थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। इसके लिए हमें जाना है अमेरिका की तरफ, नॉर्थ अमेरिका। ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका और ये है नॉर्थ अमेरिका। थोड़ा सा मैप लोकेशन भी दे रहा हूँ आपको थोड़ी आपकी ज्योग्राफी भी सही हो जाएगी। मेरी तो है ना, पता नहीं कैसी है बस। तो हमें आना है यूएस में। यूएस में आना है हमें कनाडा से नीचे, यहाँ पे ये जो रेड पिन है वो वाबेस की लोकेशन है। तो आसपास हमारी लोकेशन है ये विस्कन्सिन, इलिनॉय और इंडियाना। ये सब स्टोरी में यूज़ होने वाली है, विस्कन्सिन भी, इलिनॉय भी और इंडियाना भी। तो ये सब आसपास इधर इधर को है थोड़ा। तो इंडियाना में आना है यहाँ पे वाबश, ये रहा वाबश। ये काफ़ी छोटी सी सिटी है वाबश। तो यहाँ पर बॉर्न हुआ था लैरी हॉल। या दिस इज़ द लोकेशन, बर्थ प्लेस ये लैरी हॉल की। वैसे कोई इतना बड़ी आदमी नहीं है जो कि हम इतने अच्छे से बात करें। तो ये लोकेशन है लैरी हॉल की के बर्थ प्लेस की। और आसपास इसके वही है हमारा, जैसे आसपास हो गया शिकागो हो गया हमारा, और वॉशिंगटन इधर है, न्यूयॉर्क वगैरह इधर है, ठीक है जी। वैसे एग्जैक्टली लोकेशन इसकी ये है कि जो ये हमारी दादी अम्मा है ना, जो ब्राज़ील पे चिल्ला रही है क्योंकि वो वर्ल्ड कप हार गए थे कभी, तो तब से वो चिल्ला ही रही है। तो उनकी बिल्कुल आँख पे देखना, वहीं पे हमारा वाबश। ओके ठीक है। यूएस में लैरी और गैरी एक मोनोकॉरियोनिक प्रेगनेंसी से बॉर्न होते हैं। मतलब उन्हें पेट में सिर्फ एक ही प्लेसेंटा की मदद से न्यूट्रिएंट्स मिलते थे, जिस वजह से गैरी को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिले और गैरी की ग्रोथ अच्छी हुई। लेकिन दूसरी तरफ लैरी जिस वजह से कमज़ोर पैदा हुआ, और दोनों के बीच का फ़र्क हमेशा रियल लाइफ में भी दिखता था। जैसे लैरी ने खुद बताया कि गैरी काफ़ी एथलेटिक था, स्पोर्ट्स अच्छे से खेल पाता था और पढ़ाई में भी ठीक था। लेकिन दूसरी तरफ लैरी इन सब चीज़ों में बहुत वीक था। लेकिन दोनों के बीच में काफ़ी फ़र्क होने के बावजूद भी वो दोनों एक दूसरे को अच्छे दोस्त पहले और भाई बाद में मानते थे। और हम होते तो हम भी भाई बाद में ही हैं, पर दुश्मन पहले, सिबलिंग थिंग्स यू नो। लेकिन इनमें ऐसा सीन नहीं था, दोनों एक दूसरे को लेकर सपोर्टिव थे। लेकिन फिर भी गैरी उनके बचपन का एक इंसिडेंट बताता है कि एक रात जब उसकी आंखें सोते हुए अचानक से खुली तो लैरी ठीक उसके सर पर खड़ा हुआ था, हाथ में एक लठ लिए। लठ समझ गए ना आप क्या होता है? इंग्लिश में मैं क्या बोलता हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था। लैरी लठ लेकर ऐसे खड़ा हुआ था जैसे उसके सर पर स्मैश करने ही वाला है कि तभी उसकी आंखें खुलती है और लैरी ने वो लठ नीचे रख दिया। और वो दोनों इस इंसिडेंट को ऐसे भूल गए जैसे कभी हुआ ही ना हो। तो अब जरा लैरी की डार्क साइड को जानना शुरू करते हैं। लैरी स्पोर्ट्स और स्टडीज के साथ साथ और भी बहुत सी चीजों में लैग करता था। लैरी और गैरी दोनों ही वेस्ट वार्ड एलिमेंट्री स्कूल में जाते थे, जहां लैरी एंटी सोशल बिहेवियर दिखाता था। मतलब वो दूसरों के साथ बहुत अनफ्रेंडली बिहेव करता था। स्कूल में उसका बिलो एवरेज IQ देखा गया। उसे लोगों से बातचीत करने में बहुत दिक्कत आती थी और अपनी बड़ी उम्र तक भी वो अपना बेड वेट करता था। इन्हीं सब चीज़ों और बाकी बच्चों से हमेशा स्लो रहने की वजह से ही उसे स्कूल में बुली और टीज किया जाता था। लेकिन लैरी के अंदर उसके दिमाग में कुछ अलग ही चलता था। उसे लोगों को हर्ट करने के ख्याल आते थे कि कैसे वो किसी का बुरा कर सकता है। कोई क्राइम कमिट करना धीरे धीरे उसके लिए एक सपने जैसा बनने लगा। और माना जाता है कि यही वजह थी कि गैरी उसके लिए इतना सपोर्टिव और अच्छा भाई होते हुए भी उसने गैरी को बचपन में मारने की कुछ कोशिशें की। लैरी ने 13-14 साल की उम्र से ही छोटी मोटी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ शुरू कर दी थी, जैसे किसी बिल्डिंग में आग लगा देना, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में इलीगली एंट्री करना, जिनमें से कुछ चीज़ों में गैरी भी उसका साथ देता था। कुछ ज़्यादा सपोर्टिव नहीं हो गया गैरी लैरी के लिए? जिस वजह से वो दोनों एक बार अपनी 15 साल की एज में अरेस्ट भी हुए थे किसी स्टोर फ्रंट की विंडोज को तोड़ने के लिए। लैरी के फादर रॉबर्ट एक ग्रेव डिगर थे, मतलब डेड बॉडीज के लिए कब्र खोदना उनका काम था।
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी। और बल्कि एक पॉइंट पर तो लैरी के फादर को काम से ही निकाल दिया गया, क्योंकि काम के दौरान अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से डेड बॉडीज इधर उधर हो जाती थी और गलत ग्रेव में चली जाती थी। और उसके फादर के जॉब छूटने की वजह से उनके दिन और भी खराब होते गए। लैरी की माँ एरा एक हाउसवाइफ जो अपने बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट थी। लैरी ने लगभग अपनी 12 साल की उम्र से ही छोटे मोटे क्राइम्स तो शुरू कर दिए थे, लेकिन सिर्फ अपनी 18 की उम्र से ही उसने सीरियल क्राइम्स भी कमिट करने शुरू कर दिए। सो लेट्स हेड टुवर्ड्स द शो। ईयर 1982, जिस साल लैरी 20 साल का हो चुका था। 19-year-old नाओमी किटर बफेलो वार्मिंग से अपने दोस्तों के साथ रॉलिंस वार्मिंग के लिए निकली। अगले दिन वो लोग रास्ते में एक होटल में स्टे करते हैं और उस ही दिन स्पेसिफिकली जून 29, 1982 को नाओमी हिच हाइकिंग के लिए अकेली निकल पड़ती है। और बस यही वो आखिरी क्षण थी जब उसे जिंदा देखा गया। नाओमी की डेड बॉडी पीसेस को अगले महीने रिकवर किया गया और बॉडी की आइडेंटिफिकेशन कि वो नाओमी ही है वो तब हो पाया जब लैरी का अरेस्टमेंट हुआ, लगभग 10-12 साल बाद। 4 साल बाद ईयर 1986 में एक यंग वुमेन की न्यूड बॉडी समरफील्ड इलिनॉय में डिस्कवर की गई। वुमेन के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था और उसके बाद उसका गला दबाया गया था। सालों बाद आइडेंटिफिकेशन में पता चला कि वो एक 26 साल की, क्या प्रोनाउंस करूं मैं यार इसको, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्राइम सीन पर डीएनए एविडेंसेस से लैरी को सस्पेक्ट माना गया। 1 साल बाद ईयर 1987 में 10 साल की लिंडा लाइन वेल्टी अचानक से मिसिंग हो जाती है, जब एक दिन 3:30 बजे के आसपास उसे स्कूल से घर के लिए ड्रॉप किया गया। 3 हफ्ते बाद लिंडा की डेड बॉडी घर से 9 माइल्स दूर एक सुनसान रेलवे ट्रैक पर देखी गई, लापोर्ते इंडियाना में। इन्वेस्टिगेटर के अकॉर्डिंग हॉल भी तभी उसी एरिया में मौजूद था। सेम ईयर 3 महीने बाद 1987 में 16 साल की वेंडी लॉयस फेल्टन अचानक घर से गायब हो जाती है, जब घर में वो अकेली थी और उसके बाद से उसका कभी कुछ पता नहीं चल सका। इन्वेस्टिगेटर के अकॉर्डिंग लैरी का घर फेल्टन के घर से सिर्फ 25 माइल्स की दूरी पर था। 1 साल बाद ईयर 1988 में 19-year-old पॉलेट सू वेबस्टर को आखिरी बार रात 11 बजे अपने एक फ्रेंड के घर से आते देखा गया। अथॉरिटीज को शुरू में लगा कि वो शायद खुद से मिसिंग हुई है, लेकिन एक्चुअल में नहीं। ऐसा माना जाता है कि लैरी पॉलेट को लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंचा, जहां उसने पॉलेट को कुछ घंटे सेक्सुअली असॉल्ट किया और उसके बाद उसने पॉलेट को मार के या तो मिसिसिपी रिवर में फेंक दिया या उसे कहीं दफन कर दिया। 3 साल बाद ईयर 1991 में मिशेल ली डीवे, एक 20 years old सिंगल मदर, इंडियाना पुलिस में अपने अपार्टमेंट के 2nd फ्लोर पर ही स्टैंगल्ड यानी गला दबाकर मारना मिली। उसका 18-year-old बेटा दूसरे बेडरूम में अनहार्म्ड पड़ा हुआ था। अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग लैरी ने मिशेल को उसके बैकयार्ड में सन बाथ लेते देखा था, जिसके बाद ही वो सब हुआ। अगले साल ईयर 1992 में लॉरी जीन डिपीज को उसकी 22 साल की उम्र में लास्ट बार उसकी फॉक्सवैगन में देखा गया। रात 10 बजे जब वो अपने बॉयफ्रेंड के अपार्टमेंट के लिए निकल रही थी। उसकी कार उसके बॉयफ्रेंड के अपार्टमेंट की पार्किंग में एंटर तो हुई, लेकिन जीन को फिर कभी देखा नहीं गया। उसके पर्स, बैग वगैरह सभी कार के अंदर ही थे। लैरी ने एक बार जीन के मर्डर के लिए कन्फेस तो किया, लेकिन जब लैरी की बताई गई लोकेशन पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तब वहां ना ही कोई डेड बॉडी मिली और ना ही कोई एविडेंस। 1 साल बाद ईयर 1993 में 19-year-old ट्रिचिया लाइन रिडलर को आखिरी बार रात 8 बजे देखा गया था, जब वो इंडियाना वेस्टलैंड यूनिवर्सिटी से सुपरमार्केट तक सोडा और कुछ मैगजीन्स लेने गई थी। अथॉरिटीज का मानना है कि उसके रिटर्न जर्नी के दौरान ही उसे किडनैप कर लिया गया था। रिडलर के ब्लड स्टेन क्लोथ्स एक फील्ड में डिस्कवर किए गए। लैरी रिडलर के मर्डर के कन्फेशन को वापस ले लेता है और लैक ऑफ एविडेंसेस की वजह से उसे चार्ज भी नहीं किया गया। ऐसे करते करते ये माना जाता है कि लैरी ने कम से कम 40 से 50 लड़कियों का मर्डर किया है, साल 1980 से 1993 के बीच में सिर्फ 13 सालों में। जो केसेस मैंने आपको बताए वो सिर्फ हाईलाइटेड केसेस हैं, जिनके बारे में लोगों को पता भी चल पाया और जिनमें लैरी के साथ कनेक्शन माना जाता है। लेकिन फिर भी इतने केसेस होने के बावजूद भी अथॉरिटीज लैरी के अगेंस्ट ना के बराबर एविडेंस कलेक्ट कर पाए। ऑफिसर्स को ही पता तो था कि इन सब के पीछे लैरी का ही हाथ है, लेकिन वो बिना कोई एविडेंस कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन लैरी का अरेस्टमेंट हुआ
पहली बार लैरी के अगेंस्ट कोई गवाह सामने आया। रिमेंबर जेसिका। जेसिका लायन रोच सिर्फ 15 साल की एक नाबालिग लड़की थी जिसे अपने सपनों की उड़ान एक एयरलाइन पायलट बनकर करनी थी। लेकिन एक दिन सितंबर 1993 में और मिस्टर हॉल वैन के ओनर को फाइनली अरेस्ट कर लिया गया। डिटेल्स में आगे बात करते हैं। लेकिन जेसिका की मर्डर के लिए तो हॉल को अरेस्ट किया गया था। लैरी बीच में कहाँ से आया, या फिर हॉल? जस्ट अ सेकेंड। स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स हैं लैरी, हॉल और जिमी। तो जिमी को भी साइड करते हैं। तो एक्चुअल में ये है लैरी, ये है हॉल, जो दोनों ही एक इंसान हैं। लैरी डिवैन हॉल। लेकिन इस बंदे का अरेस्टमेंट कहीं से भी इजी नहीं था और ऑफिसर्स ने इसे क्रिमिनल प्रूव करने के लिए जो पापड़ बेले हैं। टाइमलाइन बिटवीन जेसिका's मर्डर एंड लैरी हॉल्स अरेस्टमेंट। मर्डर्स के उन 13 सालों में बहुत सी फीमेल डेड बॉडीज, कुछ यंग, कुछ अनआइडेंटिफाइड डिस्कवर की गई। उन सभी का कनेक्शन लैरी हॉल से दिखाई होता पड़ता था, क्योंकि उन लड़कियों को सेम तरीके से गला दबाकर मारा जाता था और मारने से पहले उनके साथ वही सेम तरीके से सेक्सुअली असॉल्टमेंट किया जाता था। लैरी हिस्टोरिकल रिनैक्टमेंट्स का बहुत बड़ा शौकीन था। हिस्टोरिकल रिनैक्टमेंट्स मतलब एक तरह की परफॉर्मेंस जिसमें लोग हिस्टोरिकल ड्रेस पहनकर पुराने इवेंट्स जैसे वॉर वगैरह याद करते हैं। तो लैरी इन रिनैक्टमेंट्स को अटेंड करता था और रिनैक्टमेंट साइट्स के आसपास के टाउन सिटीज से विक्टिम्स को उठाता था। एज अ विक्टिम लैरी की पहली पसंद थी यंग वाइट गर्ल्स और एडल्ट वुमेन्स। हमेशा नहीं, पर लैरी ज़्यादातर के साथ रेप करके उन्हें टॉर्चर करता था और उसके बाद वो या तो उन्हें चाकू से स्टैब या फिर उन्हें गला दबाकर मार देता था। और उसके बाद वो बॉडीज़ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को वायलेट करने के लिए बॉडी को पीसेस में कट कर देता था। और वो कभी कभी तो डेड बॉडीज़ के साथ भी सेक्सुअल एक्ट करता था। देखो, इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। जेसिका से पहले लैरी ने 40 से 50 लड़कियों का मर्डर किया था। एक्चुअल में नंबर्स बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी ऑफिसर्स लैरी को ट्रैक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लैरी के अगेंस्ट एविडेंस ही नहीं मिलते थे। वो तो जेसिका के केस में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने क्राइम सीन पर लैरी की वैन को नोटिस किया, लेकिन ये भी लैरी के अगेंस्ट कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है क्योंकि उस समय वैन पर लाइसेंस प्लेट नहीं थी और ना ही वैन के आसपास लैरी को देखा गया। इट्स जस्ट अ टैन ब्राउन वर्क वैन, जो वैन लैरी की वैन की तरह दिखती थी। लेकिन इसका फायदा ये हुआ कि लैरी अब ऑफिसर्स की नज़रों में आ गया था। उसके अगेंस्ट छोटी से छोटी डिटेल्स को भी अब इग्नोर नहीं किया जाता था और ऑफिसर्स को भी केस कंटिन्यू करने के लिए एक सस्पेक्ट मिल गया था। जेसिका के मर्डर के कुछ महीनों बाद अचानक से पुलिस बहुत सी कंप्लेन कॉल्स रिसीव करने लगी, जिनमें उन सभी की सिर्फ एक कंप्लेन होती थी कि एक डॉज वैन उन्हें फॉलो करती है और उन्हें बार बार राइड के लिए पूछती है। एक कंप्लेन में एमी बेकर बताती है कि जब वो खेलने के लिए घर से बाहर थी तब उसने एक वर्क वैन को कई बार अपने एकदम पास से होकर गुजरते देखा। हर बार जब भी वो वैन वहां से गुजरती थी वो उसके और पास और धीरे हो जाती थी। उसने तभी वैन की प्लेट नंबर को नोट किया और नॉट सरप्राइजिंगली द वैन वॉज रजिस्टर्ड टू लैरी हॉल। सेम डे 13 साल की एबी और 15 साल की काइलन अपनी साइकिल राइड कर रही थी कि तभी वो अपने पीछे एक टैन ब्राउन वैन नोटिस करती है जो उन्हें फॉलो कर रही थी। वो दोनों तुरंत ही काइलन के घर में चली गई और उनके पेरेंट्स जब वैन को देखने के लिए बाहर आए तब वैन ड्राइवर ने हेडलाइट्स ऑफ कर दी और तभी जैसे उसने भागने की कोशिश की तो ट्रैफिक में वो वैन फंस गई। पेरेंट्स ने नंबर प्लेट नोट की एंड दे कॉल्ड पुलिस। अगेन द वैन वॉज रजिस्टर्ड टू। तो अब इन सब चीज़ों को देखते हुए गैरी मिलर, जो लैरी के चीफ इन्वेस्टिगेटर थे, उन्होंने लैरी को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया। इंटेरोगेशन के दौरान मिलर ने नोट किया कि लैरी ने किसी भी तरह के घबराने के या डरने के साइन नहीं दिखाए। वो सॉफ्ट स्पोकन था और कॉन्फिडेंटली सभी जवाब दे रहा था। जब मिलर ने लैरी से लड़कियों को हरास और फॉलो करने के बारे में पूछा तब लैरी एक्टेड कंफ्यूज्ड और उसने कहा कि वो वहाँ हो ही नहीं सकता क्योंकि काफ़ी समय से वो यहाँ था ही नहीं। लेकिन उसके बाद लैरी ने जो किया वो आप FBI एजेंट्स और चीफ ऑफिसर्स के सामने करने का सोच भी नहीं सकते। मिलर ने जब जेसिका की पिक्चर दिखा के लैरी से पूछताछ शुरू की तब लैरी ने जेसिका की पिक्चर को देखते ही उसने अपने मुंह को राइट शोल्डर की तरफ घुमा दिया और अपने हाथ से चेहरे को ढकने लगा।
उसने तब तो ये बोला कि उसने जेसिका को कभी नहीं देखा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने क्राइम का कन्फेशन शुरू कर दिया। जेसिका के लिए उसने कहा, मैंने सबसे पहले तो उसे बांधा, पर किस चीज़ से वो मुझे याद नहीं। फिर मैंने उसकी पैंट्स उतारी और उसके बाद मैंने उसे एक पेड़ के सहारे लगाया और फिर पीछे से एक बेल्ट उसके गले में लपेटकर मैंने खींचना शुरू किया और उसके बाद वो शायद मर गई। लैरी ने और भी काफ़ी लड़कियों के मर्डर्स को कन्फेस किया। उनमें से स्पेसिफिकली कुछ के बारे में पूछे जाने पर उसने कहा, सभी लड़कियां मुझे एक जैसी लगती थी। मुझे सभी लड़कियों के नाम और शक्ल याद नहीं। मैंने अलग अलग जगह से बहुत लड़कियों को उठाया है, लेकिन मुझे याद नहीं मैंने किसके साथ क्या क्या किया। लेकिन अब इस बात पर आपको यकीन करना मुश्किल होगा कि उन ऑफिसर्स के सामने सीरियस इंटेरोगेशन के दौरान उसने अपने सभी क्राइम्स को कन्फेस करने के बाद कहा वो तो सिर्फ उन्हें अपने सपनों के बारे में बता रहा था, बाकी रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सही में उसने ये बोला, Larry has vivid dreams. Tell me about him. In my dreams, I kill women. अभी ये सुनकर ऑफिसर्स का दिमाग घूम गया। उन्हें लगने लगा था कि केस सॉल्व हो रहा है, लैरी कन्फेस कर रहा है। लेकिन लास्ट में लैरी ने अपने कन्फेशन को वापस लेकर ऑफिसर्स को कंफ्यूज कर दिया। ऑफिसर्स को समझ नहीं आ रहा था कि लैरी हॉल एक सीरियल किलर है या एक सीरियल कन्फेसर जो सिर्फ अटेंशन पाने के लिए झूठे कन्फेशन कर रहा हो। और वो वैन से लड़कियों को स्टॉक करना भी, क्या ये सब सिर्फ अटेंशन के लिए? लेकिन फिर भी उसे किडनैप कर लिया गया क्योंकि जेसिका के केस पे इन्वेस्टिगेशन के समय ऑफिसर्स को लैरी के वैन से एविडेंसेस मिल गए, लेकिन उसे जेसिका के मर्डर के लिए नहीं बल्कि जेसिका के किडनैप और सिर्फ रेप के लिए अरेस्ट किया गया बेस्ड ऑन एविडेंसेस कलेक्टेड। तो इस तरह से लैरी हॉल फाइनली अरेस्ट हो सका इन ईयर 1994 1994 नहीं, 1994। उसके बाद ऑफिसर्स जैसे जैसे लैरी को डीपली इन्वेस्टिगेट करने लगे तब उन्हें उन सभी लड़कियों के डिसअपीयरेंस और लैरी हॉल के साथ कनेक्शन दिखने लगे, जैसे उन सब लड़कियों का मिसिंग होना, सेम तरीके से सेक्सुअल असॉल्ट, टॉर्चर और लास्ट में वही सेम तरीके से मोस्टली गलत दबाकर मारना। और सिर्फ हिस्टोरिकल रिनैक्टमेंट साइट्स के आसपास या हॉल के घर के आसपास की लड़कियों का ही गायब होने जैसी चीजें। यहाँ तक कि लैरी ने अपने कन्फेशन में जो क्रिटिकल डिटेल्स शेयर की थी उनका भी केस से कनेक्ट कर पाना। बेसिकली जितना बेवकूफ लैरी ऑफिसर्स को समझ रहा था उतने तो वो नहीं थे। FBI ऑफिसर्स ने सभी पॉइंट्स को सभी ऑर्डर में लगाया, जिसके बाद उन्हें समझ आने लगा था कि उन सब डिसअपीयरेंस के पीछे लैरी हॉल ही है। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि वो ऑफिसर्स लैरी के अगेंस्ट कुछ भी एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाए। ज्यादा से ज्यादा लैरी की डॉज वैन में उन्हें कुछ रस्सी, चाकू और स्प्रे कैंस मिले, इसलिए उन्हें सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि बिना कोई सॉलिड प्रूफ ये सिर्फ ऑफिसर्स की बनाई कहानी ही है। और दूसरी तरफ लैरी कोर्ट में बार बार अपने डिफेंस में अपील कर रहा था और ऑफिसर्स को ये डर था कि एक दिन या बहुत ही जल्द लैरी बाहर आ जाएगा अपने मर्डर्स को कंटिन्यू करने के लिए। तो FBI ऑफिसर्स ने एक प्लान बनाया, जस्ट लाइक अ मूवी प्लॉट। एंटर्स जिमी। तो अब स्टोरी में आता है जिमी कीन। जिमी को रिसेंटली ही लैरी के अरेस्टमेंट के बाद ईयर 1996 में अरेस्ट किया गया था। लैरी बोमंड, जो जिमी कीन और लैरी हॉल के केस के प्रोसिक्यूटर, बेसिकली इंचार्ज समझ सकते हो आप, थे। तो बोमंड जिमी के पास जाता है और उसके सामने एक डील रखता है कि अगर वो लैरी हॉल की जेल में जाकर लैरी के दोस्त बनकर उससे रिटलर के मर्डर का कन्फेशन और उसकी बॉडी लोकेशन निकलवा लेता है तो जिमी को अपनी 10 साल के प्रिजनमेंट से काफी जल्दी छोड़ दिया जाएगा। ऑफर सुनने के बाद शुरुआत में जिमी ने बोमंड की ये डील रिजेक्ट कर दी क्योंकि उसे अपनी सेफ्टी की चिंता थी कि कहीं उसे वहां जेल में कुछ हो ना जाए, कोई क्रिमिनल उसे मार ना दे, क्योंकि लैरी एक मैक्सिमम सिक्योरिटी फैसिलिटी में था जहां मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को रखा जाता है। लेकिन जिमी की ये डील रिजेक्ट करने के सिर्फ कुछ ही दिनों बाद जिमी के फादर की तबीयत बिगड़ने लगी, उनकी हेल्थ कंडीशन बहुत तेजी से गिरने लगी। जिमी अपने डैड से बहुत प्यार करता था, इस कंडीशन में वो उन्हें देखकर उनसे दूर नहीं रह सकता था, इसलिए जिमी फाइनली डिसाइडेड कि वो ये रिस्क लेगा। उसने बोमंड को अप्रोच किया और दे प्रोसीडेड विद देयर प्लान। बोमंड ने सिर्फ जिमी को ही इसलिए चुना क्योंकि जिमी काफी चार्मिंग था, लोग जिमी को नोटिस करते थे, उससे अट्रैक्ट होते थे और जिमी को भी लोगों से काफी अच्छे से बातचीत करनी आती थी। प्रिजन के अंदर जिमी के कांटेक्ट में था एक साइकेट्रिस्ट और प्रिजन के बाहर एक FBI एजेंट।
प्रिजन में आने के बाद शुरुआत में जिमी को लैरी से कनेक्ट करने में, बातचीत शुरू करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हुई। लेकिन एक बार के इंसिडेंट के बाद से लैरी जिमी पर बहुत ट्रस्ट करने लगा। तो होता क्या है कि लैरी और कुछ और सेलमेट्स टीवी रूम में टीवी देख रहे होते हैं। तब थोड़ी देर बाद रूम में एक इनमेट आया, जिसने आते ही टीवी चैनल चेंज कर दिया लैरी से बहस करते हुए। उसके बाद जिमी ने फिर से वही चैनल पर लगा दिया। फिर से वो इनमेट उठा और उसने फिर से वो चैनल चेंज किया और जिमी ने भी वापस से एक बार वही किया। उसके बाद वो इनमेट लैरी और जिमी को धमकी देते हुए जिमी को पंच मारने गया, लेकिन मिस कर गया। और उसके बाद जिमी उठा और उस इनमेट पर चढ़कर उसे तोड़ने लगा, जब तक कि गार्ड्स ने दोनों को अलग नहीं कर दिया। उसके बाद गार्ड्स जिमी और इनमेट दोनों को सॉलिडेटरी कन्फीनमेंट में ले गए और वहां उन्हें कुछ समय तक रखा गया। सॉलिडेटरी कन्फीनमेंट एक तरह से एक स्पेशल प्रिजन होती है, जहां अनडिसिप्लिन प्रिजनर्स को कुछ समय तक सजा के तौर पर रखा जाता है। तो बस इस इंसिडेंट के बाद से ही उन दोनों के बीच दोस्ती पक्की होने लगी। लैरी को जिमी के उसके डिफेंस में खड़ा होना बहुत पसंद आया और धीरे धीरे वो दोनों इतने कंफर्टेबल हो गए कि जिमी ने रिडलर, जिसके बारे में बोमन ने उसे कहा था, उसके मर्डर का कन्फेशन निकलवा लिया। वैसे अगर आप भूल चुके हो कि ट्रिचिया रिडलर है कौन, तो याद कीजिए कि विक्टिम लिस्ट में जेसिका से जस्ट पहले जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो रिडलर थी। को आखिरी बार रात 8 बजे देखा गया था, जब वो इंडियाना वेस्टलैंड यूनिवर्सिटी से सुपरमार्केट तक सोडा और कुछ मैगजीन्स लेने गई। और हॉल ने ये एडमिट किया कि उसने रिडलर की बॉडी को एक स्पेसिफिक लोकेशन पर दफनाया है, लेकिन हॉल ने उस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में कभी जिक्र नहीं किया। लैरी ने जिमी के सामने रिडलर के साथ साथ कुछ और भी लगभग 20 लड़कियों के मर्डर का ट्रूली कन्फेशन किया। उसने बताया कि उसने उनके साथ कैसे कैसे और क्या क्या किया। एक दिन प्रिजन वर्कशॉप में जिमी ने लैरी को एक मैप पर कुछ काम करते देखा। मैप इंडियाना, इलिनॉय और विस्कन्सिन का था, जिस पर उसने बहुत सारे रेड डॉट्स लगा रखे थे। तब जिमी ने अंदाजा लगाया कि शायद ये रेड डॉट्स ही उन डेड बॉडीज की लोकेशन हो सकती है। साथ ही साथ लैरी ने मैप पर कुछ वुडन फैल्कन्स भी रखे हुए थे और पूछे जाने पर लैरी ने कहा, द फैल्कन्स वॉच्ड ओवर द डेड। बस इसके बाद जिमी से प्रिजन में और रुका नहीं गया। जिमी तुरंत ही FBI से कांटेक्ट करने निकला, लेकिन निकलने से पहले जिमी को पता था कि अब वो बाहर तो निकलने ही वाला है। तो इसलिए जिमी ने लैरी के लिए अपने अंदर का गुस्सा भड़ास निकालनी शुरू की। वो एक मॉन्स्टर से दोस्ती का नाटक करते हुए थक चुका था। जिमी लैरी पर पूरी तरह से एक्सप्लोड हो गया। जिमी ने उसे वो सब गालियां दी जो आप सोच सकते हो, और उन दोनों में बहस शुरू हो गई, जिस दौरान लैरी समझ गया कि जिमी को बोमन ने कन्फेशन निकलवाने के लिए भेजा है। और लैरी ने जिमी की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, तुम्हें बोमन ने भेजा है ना। उसके बाद ही दोनों के बीच में गार्ड्स आ गए और जिमी को एक बार फिर से सॉलिडेटरी कन्फीनमेंट में भेजा गया। 2 हफ्तों बाद वो कन्फीनमेंट से बाहर आया और इस बार उसने सीधा FBI को कांटेक्ट किया। FBI को जिमी ने सभी बात बता दी जो भी लैरी ने उसके सामने कन्फेस की थी। हालांकि जिस मैप पर लैरी काम कर रहा था, वो रेड डॉट मर्डर लोकेशन वाला मैप, वो अथॉरिटीज़ को कभी भी नहीं मिल सका क्योंकि लैरी ने वो डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद कोर्ट में लैरी के अगेंस्ट काफ़ी ट्रायल हुए, जिसमें लैरी की सभी डिफेंसिव अपील डिनाई कर दी गई और फाइनली लैरी को लाइफ टाइम प्रिजनमेंट सुना दी गई विदाउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ बेल। हालांकि ये सज़ा लैरी के लिए तो बहुत छोटी है, पर कम से कम अब वो बाहर तो नहीं आ पाएगा फिर से किलिंग्स करने के लिए, जिस चीज़ का ही ऑफिसर्स को फियर था। जिमी अपने प्रिजनमेंट के 10वें महीने पर था जब उसे ऑफर के लिए अप्रोच किया गया और प्रॉमिस के हिसाब से अपना काम सही तरीके से करने की वजह से उसे 17वें महीने तक रिलीज भी कर दिया गया। अपने डैड, जिनके लिए उसने ये रिस्क लिया था, जिमी को उनके साथ आखिरी 5 साल बिताने का मौका मिल सका। बाहर आते ही जिमी ने सब इलीगल काम छोड़कर रियल एस्टेट मार्केट में कदम रखे, जहां उसे सक्सेस भी मिल गई। जिमी ने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए, कुछ बुक्स लिखी कि कैसे उसने ये सब किया। 2022 में जिमी की नॉवल इन विद द डेविल पर बेस्ड एक मिनी सीरीज एप्पल TV प्लस पर रिलीज हुई, ब्लैकबर्ड, जिसमें जिमी की यही सब जर्नी दिखाई गई। मिनी सीरीज की ऑफिशियल ट्रेलर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, कम से कम ट्रेलर तो एक बार ज़रूर देखना, मज़ा आ जाएगा। तो इस तरह से जिमी कीन एक ड्रग डीलर से एक रियल लाइफ हीरो बन गया। वो ऑफर एक्सेप्ट करके जिमी की ज़िंदगी जैसे पलट ही गई और जिमी अब एक स्टार है जो ऐसा दिखता है। एक बार आप सोच कर देखो, महसूस करके देखो, कितनी बेरहमी से वो लड़कियों का मर्डर करता होगा, और मर्डर करने से पहले भी वो क्या ही करता होगा। जेसिका के मर्डर के लिए उसने जो कन्फेशन किया
वो मोस्ट प्रोबेबली सच ही है, क्योंकि उसके बताए गए डिस्क्रिप्शन से, फॉरेंसिक रिपोर्ट से चीज़ें कनेक्ट होती हैं। तो अब आप क्लियरली इमेजिन कर सकते हो कि उन लड़कियों के साथ उसने क्या क्या किया हो सकता है, जिनमें 10 साल तक की छोटी बच्ची भी थी। उन सभी लड़कियों और उनकी फैमिलीज़ के लिए मुझे पर्सनली बहुत बुरा लग रहा है। उनकी 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 फैमिलीज अभी भी यही कहती हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारी बच्ची वापस ला दो। लेकिन अब आप उनकी फैमिलीज को कैसे समझाओगे कि उनकी बच्चियों के साथ असल में क्या क्या हुआ है? अब उन फैमिलीज को इस बात को भूलना ही बेहतर, पर यह मैं बात कह भी कैसे सकता हूँ, पर फिर भी बेहतर तो यही होगा, क्योंकि जितनी बार भी वो इस बात को याद करेंगे, जितना डीप में जानना चाहेंगे, उतना ही वो हमेशा हर्ट होंगे और उनके लिए ज़िंदगी जीनी मुश्किल ही होती रहेगी। दोस्तों, मेरा काम था इस केस को आपको अच्छी तरीके से दिखाना, जो आपके दिल, दिमाग और सभी सेंसेस को छू जाए। अगर आपको लगता है कि मैंने ये काम सही से किया है, तो आप वीडियो लाइक कर सकते हो और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और ऐसी वीडियोस के लिए। राम राम।